दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की समस्या देखने में आ रही है, और हम इस वीडियो में यह बात नहीं करेंगे कि ये कहाँ आई और कब आई, बल्कि हम इस वीडियो में तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि क्यों नेपाल में हर साल इस प्रकार भयानक बाढ़ आती है और इसको लेकर के नेपाल सरकार ने आज तक कड़े कदम आपदा प्रबंधन के संबंध में क्यों नहीं उठाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआती वीडियो में देखा कि किस प्रकार नेपाल में बहुत ही भयानक बाढ़ आई हुई है और इससे प्रभावित जो ज़िले हैं वो बुटवल, मनांग, सिंधुपाल्चोक, चितवन, यह सब जलमग्न है। नारायणी, गंडकी और मेलमची नदियों का पानी डेंजर लेवल से काफ़ी ऊपर बह रहा है और कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। दोस्तों, कई क्षेत्रों में भूस्खलन के चलते कई सारे घर ढह गए हैं, लोग लापता हो गए हैं और कई सारे लोगों की मौत भी हो गई है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इस प्रकार के हालात पहली बार नहीं बनते नेपाल में। यह लगभग हर साल इस प्रकार की घटना बाढ़ से संबंधित होती है। आप लोग जानते ही होंगे, नेपाल एक हिमालयन कंट्री है और यहाँ पे कई सारी नदियाँ बहती हैं। इन नदियों का जो वाटर लेवल है वो अच्छा खासा बना रहता है। आसपास के पड़ोसी देशों में या कहें पूरी दुनिया में जब गर्मी के मौसम में जब पानी एक एक बूंद के पानी के लिए तरसता है इंसान, और उस समय जब नदी सूखी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी, उस समय में भी नेपाल की नदियाँ काफ़ी ज़्यादा परिपूर्ण होती हैं और वाटर लेवल एक नॉर्मल मात्रा में रहता है। और इसी के चलते मानसून के समय में जब बहुत सारा पानी गिरता है तब उस समय यही नदियाँ समुद्र बन जाती हैं और नतीजा बाढ़। अब बात करते हैं, क्या यह स्थिति सिर्फ नेपाल में ही होती है? नहीं, नेपाल में जब बाढ़ आती है तब नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की तरफ होने की वजह से जो पड़ोसी देश भारत है, उस भारत में भी नदी के कारण, उस बाढ़ के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानियां पैदा होती हैं और जिससे दोनों देश ही एक कहें कि आप इस बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसकी वजह से भारत के बिहार राज्य के कई ज़िलों में नेपाल के इस बाढ़ का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। और समझने वाली बात यह है कि इस प्रकार की जो बाढ़ की स्थिति भारत और नेपाल के क्षेत्रों में बनती है, इसको लेकर के भारत सरकार और नेपाल सरकार ने आज तक कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाए और प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं की। और जब भी नेपाल में बाढ़ आती है तब नेपाल आर्मी और नेशनल डिजास्टर फोर्स आकर लोगों की मदद तो करती हैं, परंतु इससे पहले ही कई सारे लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं, कई लोग अपना आशियाना खो चुके होते हैं और कई लोग लापता हो जाते हैं। तो यह हर साल जो जान माल की हानि होती है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या प्रकृति? नहीं, प्रकृति का जो नेचर है वो आप नहीं बदल सकते। अगर बारिश हो रही है तो वो होगी ही, उसे आप नहीं रोक सकते। नदियाँ अपने प्रवाह से बहती रहती हैं, परंतु प्रकृति के द्वारा जो प्रकोप होता है उससे इंसान अपने प्रॉपर प्लानिंग से बच सकता है। दोस्तों, भारत और नेपाल की सरकारों को जापान से सीखना चाहिए कि किस प्रकार डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जापान में अप्रैल 2011 में बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी, जिसने जापान को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया था और यह जापान का सबसे बड़ा सुनामी था और विश्व में इसे चौथा सबसे बड़ा सुनामी घोषित किया गया। और आपको बता दें कि जापान में सुनामी, अर्थक्वेक, इस प्रकार की घटना होना वहाँ के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। वो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं और उन्हें पता है कि किस प्रकार रिएक्ट करना है, उनके पास प्रॉपर प्लान्स हैं। असल में इसके पीछे का कारण है कि जो जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है वो अपने वार्निंग स्केल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती हैं और साथ में जापान का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इतना तगड़ा है कि वो अपने आप ही ऐसी स्थितियों से निपटने को तैयार रहते हैं, किसी दूसरे देश से सहायता लिए बिना। देखा जाए तो इतने खतरनाक सुनामी के बाद भी 2011 में ही जापान ने अपने आप को रिकवर करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट कितना तगड़ा है।
जापान ही नहीं, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे प्राकृतिक प्रकोप आते रहते हैं। जैसे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोस आपको मिल जाएंगे, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तूफ़ान हैं वो फिलीपींस में आते हैं। और आपको बता दें कि सन 2006 में फिलीपींस में टाइफून नाम के तूफ़ान ने काफ़ी ज़्यादा तबाही फिलीपींस में मचाई थी। और इसके अलावा चाइना और अमेरिका में चक्रवाती तूफ़ान आते रहते हैं। लेकिन फिर भी इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान के आंकड़े इन देशों में कम क्यों हैं? कारण है इनका डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। और यहाँ तक कि विश्व का सबसे बेस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का खिताब जापान के ही पास है। और कहने की बात यह है दोस्तों कि हमारे जब आसपास के देशों में ही इतना अच्छा डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, तब भी नेपाल और इंडिया इन सब देशों से सीखते क्यों नहीं हैं? हर साल भारत और नेपाल में बाढ़ के हालात बनते हैं, ना ही इन हालातों से निपटने के लिए प्रॉपर प्लानिंग्स होती हैं, और ना ही नदियों के पानी निकासी के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, और जिसके कारण हर साल जान माल का भारी नुकसान जनता को झेलना पड़ता है। 2013 में उत्तराखंड ने भारी बाढ़ का सामना किया, और यह बाढ़ इतनी भयानक थी कि इसका प्रभाव कई सालों तक वहाँ बना रहा। और देखने में यह आता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थिति कभी भी बन सकती है, और वो भी पूर्व चेतावनी के बिना। और कंडीशन यह है कि उत्तराखंड अपनी पुरानी स्थितियों से उभर नहीं पाया है, और इस प्रकार की अगर दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाएं फिर से अगर आ गई तो सरकार के पास क्या प्रबंधन है। ठीक इसी प्रकार की स्थिति नेपाल में बनती है। और नेपाल में तो बाढ़ के अलावा भूस्खलन, जिसे हम लैंडस्लाइड भी कहते हैं, आग लगना, बिजली गिर जाना, ग्लेशियर का फटना, इस प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं भी होती रहती हैं। बल्कि नेपाल में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का काम है वो नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही देखती है, जो इन हालातों के बाद राहत कार्य और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इन दोनों देशों की सरकार को डिज़ास्टर प्रिवेंशन की तरफ भी काफ़ी कार्य करना होगा। केवल राहत कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन और कितना नुकसान हुआ इसके डेटा कलेक्ट करने से ही काम नहीं बनेगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ऐसी डिज़ास्टर सिचुएशन में किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आपदा का नेचर पहचानना, उससे होने वाले नुकसानों को जानना, उसके रूट कॉज तक जाना, डिज़ास्टर से बचने के लिए प्री प्लानिंग करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, डिज़ास्टर की निपटने की ट्रेनिंग से लेकर के डिज़ास्टर के समय लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, डिज़ास्टर प्रिवेंशन के अंदर आता है। इस बात पर दोनों देशों की सरकारों को ध्यान देना होगा, जिससे हर साल जान माल के नुकसानों के आंकड़ों में कमी आए। ये नहीं कि आपदा आएगी और बाद में देखेंगे। इसके लिए सिर्फ बातें करने से काम नहीं बनेगा, हम सभी को इसके संबंध में आगे आना होगा। लोगों को भी जागरूक होना होगा कि हम किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ पर किस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावनाएं होती हैं, और इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो बता करके नहीं आती, और ना ही हमारा इन पर कंट्रोल होता है, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर होता है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित? आप नीचे मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या और हो सकता है। सबसे अच्छे कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, आम जनमानस तक ये वीडियो पहुँचे और लोग जागरूक हों। दोस्तों, फिर मिलूँगा इस प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।